अस्सलाम वालेकुम। हम हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे थे। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि कैसे 1492 से कोलंबस आया और कैसे डिस्कवर हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर कैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स बना, कैसे कैसे यूके की कॉलोनीज़ बना, फिर आगे इसमें जो जो चेंजेस आए, कैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, कैपिटल वगैरह, वो सब हमने देखा। अब हम वर्ल्ड वार टू के बाद की हिस्ट्री देखने लगे हैं कि 1945 में वर्ल्ड वार एंड हुई। हेनरी ट्रूमैन थे तब हमारे प्रेसिडेंट अमेरिका के। फिर हम कोल्ड वार की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एज वेल एज पाकिस्तान। 1947 से लेकर 1991 तक रही कोल्ड वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। कोल्ड वार एक ऐसी जंग होती है जिसमें असले की मदद से जंग नहीं की जाती, यानी कि दो मुल्क आपस में आमने सामने नहीं होते, कुछ अंदर ही अंदर कुछ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये हुआ था 1947 से लेकर 1991 तक। ये जंग भी पूरी दुनिया ने मिलके ही लड़ी थी, लेकिन कोई मुल्क एक दूसरे के आमने सामने नहीं आया। छोटे छोटे इवेंट्स हुए जिनमें ये आमने सामने आए और बड़ी जंग नहीं लगी। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है। कोल्ड वार के दौरान ही हमारी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में अमेरिका ने ये बनाई थी। ये जो कोल्ड वार थी, ये सबसे जो इसकी बेस थी इम्पोर्टेंट, वो थी इसका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट था और यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट था। अब थोड़ा सा कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के अंदर डिफरेंस देखते हैं हम। कैपिटलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जो बंदा ये कमा रहा है ना, वो उसका है, उसमें मुल्क का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ टैक्स देगा और अपनी आमदनी से अपनी मर्ज़ी से खाए पिएगा। जबकि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो कहते हैं एक बंदे का जितना ज़्यादा वो कमा रहा है ना, वो सब स्टेट को जाएगा और उसके पास सिर्फ वो रहेगा जितना उसका एक दिन का ख़र्चा है या जितना एक महीने का ख़र्चा है। वो एक्स्ट्रा कुछ जमा नहीं कर सकता। कुछ भी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, यानी कि एक बंदे को कुछ भी बिलोंग नहीं करता, वो सब कुछ स्टेट को बिलोंग करता है। तो ये जो कोल्ड वार थी वो कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डिफरेंसेस के बेसिस थी। अब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसमें हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था कोरियन वार। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान थी ये। चाइना के ऊपर छोटा सा आप मैप में देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया तो जो था, चाइना भी आपको पता है कम्युनिस्ट है, तो नॉर्थ कोरिया को चाइना सपोर्ट कर रहा था और साउथ कोरिया को यूएसए, चाइना एंड रशिया कर रहा था। तो नॉर्थ कोरिया जीत गया था और अमेरिका को यहाँ से डिप्लॉय करनी पड़ी थी अपनी आर्मी, अमेरिका हार गया था। जो दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था वो था U2 इंसिडेंट। 1960 में हुआ था ये। U2 इंसिडेंट इज़ अ वेरी फेमस इंसिडेंट। एक प्लेन क्रैश हुआ था और यूएसएसआर के इलाके में हुआ था वो क्रैश। लेकिन वो जो प्लेन था वो बडाबीर एयरबेस से उड़ा था, जो कि एक पाकिस्तानी एयरबेस थी, और वो अमेरिकन था, अमेरिकन जहाज़ था वो जो उड़ा था, और वो पकड़ा गया था, पायलट पकड़ा गया था। तो बाद में पता लगा कि ये तो पाकिस्तानी एयरबेस से आया है, तो अमेरिकन था। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने 1971 की वार में देखे, इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था क्यूबा मिज़ाइल क्राइसिस। 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में मिज़ाइल्स लगा दिए थे और यूएसए ने फिर टर्की में लगा दिए थे। यूएसएसआर ने क्यूबा में लगाए कि यहाँ से चलेगा तो वहाँ यूएसए जाएगा, तो यूएसए ने टर्की में लगा दिए कि यहाँ से चलेगा तो वहाँ से रशिया जाएगा, यूएसएसआर जाएगा। यूएसएसआर में तब 15 स्टेट्स थी, सब ने मिलके, ये तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तो यूक्रेन, रशिया, ये सब ने मिलके यूएसएसआर बनाया था। और तब जो अमेरिकी सदर वक्त थे वो थे जॉन एफ कैनेडी थे। इनको 1963 में असैसिनेट किया गया था इन द यंगेस्ट एज। पहले हमारे जो असैसिनेट हुए थे वो अब्राहम लिंकन थे 1865 में, एंड 1963 में असैसिनेट किया गया था जॉन एफ कैनेडी को। पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं कि किसको कब असैसिनेट किया गया या कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया गया, तो देयर आर 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट दैट वर असैसिनेटेड। जो हमारे पास तीसरा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ वो था वियतनाम वार। वियतनाम यहाँ पे हमारे एशिया में है।
इंडिया वगैरह थाईलैंड वगैरह से आगे। तो यहाँ पर भी वही कोरिया वाला हिसाब था, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को चाइना सपोर्ट कर रहा था एंड साउथ वियतनाम को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे भी चाइना और रशिया जीत गए थे। पेरिस पीस ट्रीटी हुई थी यहाँ पे 1973 में। ज़्यादातर जो पीस ट्रीटीज़ हुई हैं वो पेरिस में हुई हैं, इसीलिए पेरिस को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास चौथा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो था वाटर गेट स्कैंडल। इट वाज हैपेंड इन 1974 और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो रिचर्ड निक्सन थे, ओनली प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन। इसके बाद इन्हें कोई कॉल आई तो धमकाया गया तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि पता था इंक्वायरी लग जानी है। तो देर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इवेंट इज़ द ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरानियन रेवोल्यूशन आई 1979 में। अमेरिका जो है वो शुरू से सुपर पावर रहा है, उससे आदत रही है कि वो हर किसी के मामले में टांग अड़ाए, चौधरियों की तरह। चौधरी साहब हैं वो। तो 1970 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी। रज़ा शाह पहलवी साहिब जो थे वो लेके आए थे ईरानियन रेवोल्यूशन। हर जगह अमेरिका का रोल रहा है, उसका किरदार रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी, वर्ल्ड नंबर 1 फोर्स है उसके पास, आर्मी। तो उसकी बात मानी जाती है, इसलिए वो आता है। 52 अमेरिकन कैदी थे जो ईरान में थे, उनको निकलवाने के लिए वो आए थे जिमी कार्टर साहब। उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया था, उसको एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि 1980 में जो जिमी कार्टर ने कौन सा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करवाया था, तो वो था ईगल क्लॉ ऑपरेशन। लेकिन ये नाकाम रहा था, कोई कैदी शैदी नहीं थे मिले इनको और वापस नाकामी से जाना पड़ा था। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट इवेंट इज़ द रशियन अटैक ऑन अफ़गानिस्तान। इससे पहले ईरानियन रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं हम, तो हमने एक और इवेंट देखा था, वो था फार्मेशन ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो फिर सद्दाम हुसैन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो जमाल अब्दुल नासिर, देयर आर मैनी प्रेसिडेंट्स, मैनी प्राइम मिनिस्टर्स, जिन सबको निशाना बनाया गया। इसके बाद आ जाती है रशियन अटैक ऑन अफ़गानिस्तान। 1979 से लेकर 1989 तक रशियन अटैक ऑन अफ़गानिस्तान रहा, यानी कि रशिया ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। USA में तब जिमी साहब थे। तो इसके बाद हमारे पास आए रोनाल्ड रेगन आ गए 14 प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान में ज़ियाउल हक थे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमसाए थे, तो अफ़गानिस्तान में रशिया का आ जाना पाकिस्तान के लिए गैर मामूली था, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था भरपूर तब। फिर जब 1989 में रशिया चला गया तो तालिबान की गवर्नमेंट आई अफ़गानिस्तान में, उसामा बिन लादेन लोगों की। 1996 में पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया, तालिबान गवर्नमेंट को भी तस्लीम किया, तो हालात कुछ बेहतर हो गए। फिर एक इंसिडेंट होता है 9/11 2001 के अंदर। सबसे पहला जो टेररिस्ट एक्टिविटी जब हुई थी वो था 9/11 का इंसिडेंट। 3000 अमेरिकन कैजुअलिटीज़ मारी गई थी इस दौरान। और फिर अमेरिका ने कहा कि भाई ये किसने किया है, और उन्होंने अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि उसामा बिन लादेन लोगों ने ये किया है। तो उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो पाकिस्तान ने भी अमेरिका का साथ दिया बिल्कुल, क्योंकि टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते थे पाकिस्तान भी, तो उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। और फिर 2001 से लेकर 2020 तक 19 साल 20 साल पूरे जो अफ़गानिस्तान है उसने एक जंग लड़ी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। खुद से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में आके जंग लड़ी पाकिस्तान की मदद से। तो 2020 में एक एग्रीमेंट होता है, वो है दोहा अकॉर्ड, यानी कि वो एग्रीमेंट ये हुआ था कि अमेरिका अपनी आर्मी फोर्सेस को लेकर डिप्लॉय हो जाए यहाँ से। अब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी उनकी ज़मीन पे जाके, तो जो होगा अफ़गानिस्तान में होगा। दोहा कार्ड उसको कहा जाता है। 29 फ़रवरी 2020 में ये हुआ था। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इवेंट, MCQs पूछा जाता है इसके बारे में। फिर अमेरिका वापस चला गया था, जंग बंदी हो गई थी अगस्त 2021 में। तो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है इराकी अटैक 2003, और ये MCQ पूछा जाता है। और बुश जूनियर थे यहाँ पे तो प्रेसिडेंट अमेरिका के। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं। 41 बुश जूनियर हैं, 42 ब्लिंकटन है, 43 बुश जूनियर हैं, और 44 ओबामा हैं, 45 ट्रम्प, जो बाइडन, एंड फिर अब ट्रम्प साहब आए हैं 2024 में। अब कब तक इनकी टर्म चलती है, 4 ईयर्स तक चलेगी, 2028 तक।